नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और जैसा कि हमने पिछले हफ्ते ही गुजारिश कर दी थी, निवेदन कर दिया था, अपॉइंटमेंट ले लिया था, हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं लाइसेंस फॉरास के नेशनल हेड आकाश बंसल साहब गुरुग्राम से, जो देंगे आज आपके सवालों के जवाब। तो आकाश, थैंक यू एक बार फिर से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया विपिन जी, धन्यवाद आज शो में बुलाने के लिए। राइट, तो चलिए आकाश जी के साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश आगाशे मुंबई से। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चूंकि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि आप विस्तार से अपनी बात रखें। क्या खरीदना चाहते हैं, कहाँ खरीदना चाहते हैं, क्या बजट रखते हैं? नमस्ते, मैं अखिलेश आगाशे मुंबई से बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर से प्रॉपर्टी 1 BHK इन कोलकाता, और अभी जो न्यू सॉल्ट लेक या न्यू टाउन जो एरिया राजारहाट की आप बात कर रहे हैं। यस, तो वो एरिया में या श्रीरामपुर हुगली एरिया में कोई अच्छे डेवलपर हो जहाँ पे 1 BHK आई कैन बुक इट। और आई एम लुकिंग फॉर द होराइजन ऑफ 5 years, 5 साल का होराइजन रखता हूँ। ठीक है, आप प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जाके रहेंगे इसमें? खुद रहेंगे हम। खुद रहेंगे, वेरी गुड। और आप फिलहाल मुंबई में हैं लेकिन बिलोंग करते हैं कोलकाता से, खूबसूरत शहर, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। और राजारहाट उसका बड़ा खूबसूरत इलाका जो बनकर आया है। तो आकाश जी, राजारहाट में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वैसे तो बहुत शानदार इलाका है, मुझे इन पर्सनल बड़ा देख के अच्छा लगता है। हालांकि वहाँ पर अभी थोड़ी लिवेबिलिटी की में भी इशू हो सकती है, वो आप बताएंगे। कैसा रहेगा इनका निवेश, और आगे जाके रहना भी चाहते हैं? देखिए, राजारहाट का इलाका है जो न्यू टाउन एरिया है, वो काफ़ी अच्छा एरिया है। जैसे कि आपने बताया, वहाँ पे थोड़ा सा अभी हैबिटेशन का इशू है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्वेंट्री अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। परंतु अगर हम इनका होराइजन देखते हैं तकरीबन 5 से 7 साल का, और उसके बाद भी वो अपने रहने के हिसाब से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो आई थिंक ये इलाका एक बहुत ही अच्छा इलाका है, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ के भी पास में है और काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है बाकी के कोलकाता रीजन के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से न्यू टाउन एरिया एक अच्छा एरिया है, जहाँ पे आपका 15 से तकरीबन 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हम इनको कुछ ऑप्शंस बता देते हैं जो कि इनके बजट में भी फिट आएगा और जो अच्छे बिल्डर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनमें से पहला है सनहिता सिमको, जो कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर दूर है, न्यू टाउन से थोड़ा सा दूर पड़ता है, परंतु हैबिटेशन के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 7 साल के होराइजन के अंदर वो एक अच्छा एरिया उभर कर आने की संभावना है। तो वहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट है तकरीबन 7 लाख रुपए तक का, और 1 BHK तकरीबन 10 लाख रुपए का, और इवन 2 BHK मिल सकता है तकरीबन 17 से लेके 19 लाख रुपए तक की रेंज में आपको 2 BHK भी मिल सकता है। हमने ये एरिया आपको इसलिए बताया है कि अगर आपको 2 BHK भी देखने की इच्छा है तो आप इस एरिया में जाके 2 BHK भी खरीद सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शंस है वो है सुखो बृष्टि, जो कि एक जाने माने बिल्डर शाहपुर जी पालन जी की द्वारा बनाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 18 से 20 हज़ार यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर है। तो उस हिसाब से एम्यूनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्यूनिटीज़ वहाँ पे मुहैया करवाई जा रही है बिल्डर की तरफ से। परंतु ये प्रोजेक्ट एक फेजेस के अंदर डेवलप हो रहा है, जहाँ फेज़ 8 जो है इसका बनकर बिक चुका है, और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा शाहपुर जी पालन जी द्वारा दूसरे फेजेस को लॉन्च करने के लिए। तो वहाँ पे आपको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की रेंज में एक अच्छा 1 BHK आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप तीसरा प्रोजेक्ट देखते हैं वो है द इंडियाना, जो कि नवंबर 2017 में बनकर लॉन्च हुआ था 2017 में। तो तकरीबन 3 साल तक का होराइजन आप इसमें मान के चलिए कि आपको ये पोजेशन में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो 2 BHK है वो तकरीबन 20 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, 15 से 20 लाख से बढ़ा के तकरीबन 20 से 25 लाख तक का आपका अपना बजट बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे आपको 2 BHK भी मिल जाएगा। 1 BHK तकरीबन 15 से 17 लाख रुपए की रेंज में या 15 लाख रुपए की रेंज में आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। तो 3 बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए कोलकाता, राजारहाट और उसके आसपास के इलाकों के लिए आपके बजट के अंदर, और सभी बढ़िया डेवलपर्स। उसमें से एक तो शुभ बृष्टि, जैसा कहा, शाहपुर जी पालन जी का प्रोजेक्ट अपने आप में बड़े और बेहतरीन डेवलपर। आकाश, अब चूंकि बात हो गई कोलकाता की, तो थोड़ा पूछ लेते हैं आपसे। कोलकाता एज अ मार्केट हम देखते हैं बहुत अलग तरीके से चलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हम देखते हैं एप्रिसिएशन आते नहीं हैं, और राजारहाट तो अभी
डेवलप ही हो रहा है हम कहेंगे, किस तरह के अप्रिसिएशन की उम्मीद हम वहाँ कर सकते हैं, या फिलहाल उस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, रहने के लिए एक बढ़िया इलाका ज़रूर बन पड़ा है, सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर हम कोलकाता मार्केट देखते हैं और बाकी के टियर 1 टाउन से कंपेयर करते हैं, तो कोलकाता मार्केट में हमें देखने में मिला है कि बेसिकली वेस्ट बंगाल के लोग ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। तो यही एक कारण है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू एमएमआर या एनसीआर या बेंगलोर। और अगर हम आईटी, आईटीएस या कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी देखते हैं तो वो तकरीबन थोड़ी सी स्लो चलती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो उस हिसाब से ग्रोथ थोड़ा स्लो है, परंतु मुझे ये लगता है कि अगर हम एंड यूज़र की डिमांड के हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छी खासी एंड यूज़र कोलकाता मार्केट के अंदर है, एंड यूज़र डिमांड अच्छी खासी है, तो उस हिसाब से एक स्लो एंड स्टेडी जो ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल सकती है। राइट, चलिए, तो एंड यूज़र मार्केट के यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बहुत अप्रिसिएशन नहीं होता तो उसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि घर जो है वो आपके बजट में रहता है, और एक डिसेंट बजट में एक डिसेंट घर आ जाए, यही एक घर खरीदार की इच्छा होती है। तो उस मामले में कोलकाता शायद बेहतर मार्केट है। चलिए, हम यहाँ से आगे बढ़े। अब हमारी अगली कॉलर हैं मीनाक्षी वाधवा, फरीदाबाद से बात कर रही हैं, एनसीआर से। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मुझे ये पूछना है कि मेरा एक फ्लैट है यमुना एक्सप्रेस वे, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अथॉरिटी, ये ग्रेटर नोएडा में है, सेक्टर 22D में। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जेवर एयरपोर्ट बनने की वजह से क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगी, उसके रेट्स में आगे रखने लायक है, या हमें सेल आउट कर देना चाहिए इस प्लॉट को? आगे मतलब फ्यूचर में इसमें हमें क्या कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है। बिल्कुल, ज़रूर। आपकी इस प्रॉपर्टी का जेवर एयरपोर्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर किस तरह की इम्प्रूवमेंट या किस तरह के अप्रिसिएशन उस पर देखने को मिल सकते हैं? आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था, या किस तरह का उस पर एनी हाउ इम्पैक्ट आएगा, ज़रूर बताएंगे आपको। आकाश जी, क्या सलाह होगी मीनाक्षी जी के लिए, जो इनके प्रश्न है कि क्या इम्पैक्ट आएगा इनकी प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्योरली इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रखी है? देखिए, अगर आप जेवर एयरपोर्ट के पास में देखते हैं, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे का एक स्टैंडर्ड एरिया माना जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 8 से 10 साल का आपको होराइजन मान के चलना पड़ेगा कि आप उसमें निवेश बनाए रखें, क्योंकि ये एक उभरता हुआ एरिया है, ये एक आने वाला एरिया है। जैसे अगर हम जेवर एयरपोर्ट की भी बात करते हैं, तकरीबन 4 से 5 फेजेज़ के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जैसे गवर्नमेंट बता रही है कि 5 से 7 साल इसको लग जाएंगे, परंतु अगर आप प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें या उसके ऊपर रियल एस्टेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखें, तो तकरीबन 8 से 10 साल का पीरियड आपको इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लग जाएगा। तो एक बेहतरीन एरिया है, एक अच्छा उभरता हुआ एरिया है। आज की डेट में आपको काफ़ी कम प्राइस पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, परंतु आने वाले समय में जैसे कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी या फिर एयरपोर्ट की वजह से वहाँ पे फिजिकल मूवमेंट काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी वहाँ पे प्रपोज हैं। तो उस हिसाब से आपको 8 से 10 साल का अगर आप होराइजन मान के चलते हैं तो आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिल सकता है। राइट मीनाक्षी जी, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी जगह आपकी प्रॉपर्टी, आप एयरपोर्ट के पास अक्सर हमने देखा है कि अप्रिसिएशन अच्छे होते हैं, लेकिन फिलहाल अपकमिंग है, इसलिए आपको थोड़ा होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, 5 से 10 साल, और इतना वक्त देना भी चाहिए किसी प्रॉपर्टी को। तो फिलहाल हम यही उम्मीद करेंगे कि आप पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा वक्त दें, तो आगे चल के आपको आपकी इस प्रॉपर्टी का एक अच्छा डिसेंट एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये सलाह हो गई मीनाक्षी जी के लिए। और अब हमारे साथ हैं मुंबई से हमारे अगले कॉलर लक्ष्मण साहब, बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ क्या पूछना चाहेंगे? माफ़ कीजिए, हमारे साथ लुकमान अंसारी जी हैं मुंबई से। लुकमान साहब, बहुत स्वागत है आपका, और क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाँ सर, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज किया है पालघर का सर, और उसमें मेरा फ्लैट आमरोसिया में है इसका प्रोजेक्ट। ये बिल्डर है ठाकुर, मतलब ठाकुर हाउसिंग करके जो है, ओके, ठाकुर हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, तो उनके बारे में थोड़ा सा फीचर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसा क्या फीचर है यहाँ के, और क्या रेंट वगैरह मतलब आ सकते हैं जो है, मतलब जो है। ठीक है जी। तो पालघर में आपने घर लिया है और अब आप जानना चाहते हैं, अच्छा आप ले चुके हैं पूरी तरह कंप्लीट, ये आपको मिल गया है? नहीं सर, ये दिसंबर में पोजीशन था, लेकिन आफ्टर 2 महीना लेट है, मतलब फरवरी में बताया था। चलिए, 2 महीना कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप मान ही लेते हैं कि आपके हाथ में आ गया। अब आप चाहते हैं कि क्या, आपने ले तो लिया है, लेकिन होगा क्या आगे इसका? क्या आपको अच्छे रिटर्न देगा, डिसेंट रिटर्न देगा? आकाश जी, कैसी है इनकी खरीदारी, कैसी है इनकी बाइंग, और क्या ये भविष्य में इनको एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगी?
देखिए, जो पालघर एरिया है तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ट्रेन से जर्नी है मुंबई से, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट माइक्रो मार्केट पड़ता है MMR रीजन के कंपेयर करते हैं। तो जो इनका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अम्ब्रोसिया ठाकुर, जो कि एक 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है पालघर स्टेशन से, एक अच्छा एरिया है। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तकरीबन जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था, तकरीबन 2800 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से, और आज की डेट का अगर हम प्राइस देखते हैं तो तकरीबन 3450 या 3350 रुपये के अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रेंज कर रहा है। और तकरीबन 550 से 600 रुपये पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन इसने पिछले 3 सालों में देखा है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको इमीडिएट फ्यूचर के अंदर नहीं मिलेगा। तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आप इसको 5 से 7 साल का या 5 से 8 साल का होराइजन अगर मान के चलते हैं तो एक अच्छा खासा फ़ायदा वहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम अगर जितना कम दाम होता है उसमें एप्रिसिएशन की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होती है। और अगर हम अगले जैसे इनको पोजेशन जैसे मिलने वाला है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप उसको रेंटल इनकम पे भी देना चाहते हैं, तकरीबन 3,500 से लेके 5,000 रुपए जो आज की डेट का मार्केट रेंटल उस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के अंदर चल रहा है, तो आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं अगले 4 से 5 साल तक। और उसके बाद में अगर आपको एक अच्छा दाम उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलता है तो आप उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं, या अगर आप खुद रहने के हिसाब से भी देखना चाहें तो खुद भी रह सकते हैं। इन्हीं सभी सलाहों के साथ हमारे लिए वक्त हुआ है और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं आकाश बंसल साहब, नेशनल हेड लाइसेंस फॉर अस। तो चलिए आकाश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉलर राधेश्याम पांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आप? नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि एक मैंने प्रॉपर्टी बुक कराई थी 2013 में भिवाड़ी में, मेरा हेरिटेज, और मैं ये सोच के बुक कराया था कि वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनने वाला है और फ्यूचर में काफी अप्रिसिएशन होगा एंड ऑल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तब से मैं बिल्डर ने भी थोड़ा चीटिंग किया था हमारे साथ कि अब लोअर फ्लोर पे बुक करना चाहते थे, उसने अपर फ्लोर पे दे दिया। सिंस देन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बेचने की, तो बिक नहीं रहा। आप सर जरा मुझे सजेशन दे दीजिए कि मैं क्या करूँ, उसको रखूँ कि बेचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट, भिवाड़ी की यही कहानी है। कई लोगों ने वहां पर बड़ी बड़े सपनों पर घर खरीदे। आपने कहा बिल्डर ने भी थोड़ा बहुत आपके साथ गड़बड़ कर दिया, क्या बताया, क्या दिया, कौन सा फ्लोर दे दिया। लेकिन भिवाड़ी में अमूमन कहानी यही है कि काफी सारी बातें हुई थी लेकिन उतना टर्न अराउंड वहां पर नहीं हुआ। तो फाइनली अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने भिवाड़ी में घर ले लिए हैं वो क्या करें? आकाश जी, क्या करना चाहिए इन्हें? और ऐसे कई लोग हैं जो लगभग इसी सवाल के साथ बैठे होंगे। देखिए, भिवाड़ी मार्केट की अगर हम देखते हैं, तकरीबन 2010 से लेके 2013 तक काफ़ी लोगों ने इस उम्मीद में घर खरीद लिया कि गुड़गांव के अंदर उनको अफोर्डेबिलिटी कम है या गुड़गांव के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, और भिवाड़ी जैसे कि उसके बिल्कुल पास में एरिया पड़ता है और वहाँ पे एक अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आने की संभावना उस टाइम पे थी, जैसे DMIC कॉरिडोर और काफ़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ पे प्रपोज थी। उसकी वजह से काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे या वहाँ पे एंड यूज़र डिमांड बहुत ज़्यादा उभर कर आएगी, जो कि नहीं हो पाई है। और अगर हम प्राइसेस की भी बात करते हैं तो जो 2010 से लेके 2012 या 13 तक के प्राइसेस थे, आज की डेट में वो प्राइसेस तकरीबन 15 से 20% डिस्काउंट पर चल रहे हैं रीसेल मार्केट के अंदर। उसका मेन रीज़न यही था कि जो बिल्डर्स ने बनाया, जिस बजट में बिल्डर्स ने बनाया और जिस प्राइस पे वहाँ पे डिमांड थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप था। तकरीबन अगर हम रेंटल इनकम की बात करते हैं तो आपको 10,000 से लेके 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी वहाँ पे रेंटल में मिल जाती है। और अगर हम EMI की बात करते हैं तो तकरीबन 20 से लेके 25 लाख रुपए का EMI जाता है। अगर मैं 20 से 25 लाख रुपए तक का घर खरीदता हूँ तो तकरीबन 20 से 25,000 रुपए का EMI मेरा पर मंथ जाता है, जो कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहता है। यही कारण है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं, इस वजह से घर नहीं बिक पा रहे हैं। तो मेरी सुझाव यही रहेगा कि अगर आपको वहाँ पे पोजेशन मिल चुका है या मिलने वाला है, तो जब तक आपका प्रॉपर्टी नहीं बिकता है तो उसको रेंट पे दीजिए, क्योंकि रेंटल इनकम वहाँ पे अच्छी खासी आपको मिल सकती है। हालांकि रेंटल इनकम आपको बहुत ज़्यादा, अगर हम परसेंटेजेस के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, परंतु फिर भी आपकी मेंटेनेंस और अदर चीज़ों, अदर एक्सपेंसेस को आपको वो कवर अप कर लेगी। तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो उसमें रेंटल इनकम खाइए या कमाइए, और जब आपको एक अच्छा दाम वहाँ पे मिल सकता है तो उस टाइम पे आप प्रॉपर्टी को बेचिए।
राइट, तो सभी भिवाड़ी वाले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो इस सलाह को ध्यान से सुन लें, पांडे जी के अलावा भी, कि आप कोशिश करें कि एक स्टडी रेंटल इनकम आपको आपके भिवाड़ी वाले इन्वेस्टमेंट से आती रहे, और जब आगे फ्यूचर में किसी भी तरह का एप्रिसिएशन आए, आपको लगे कि हाँ चलिए इतना दाम ठीक है, तब आप उसे निकालने का सोचें। क्योंकि फिलहाल अगर आप आज की तारीख में, जैसा कई लोगों का कहना है कि दाम नहीं मिल रहे हैं, तो घाटे में ना निकालें, थोड़ा सा वक्त दें और एप्रिसिएशन होने दें, तब तक किराए से काम चलाएं। अगर बीच में कोई बहुत ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसी तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को संभाल कर रखें भिवाड़ी के अंदर। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसके चलते वहाँ पर भी एप्रिसिएशन आना शुरू हो जाए। चलिए, प्रॉपर्टी से जुड़े हर तरह के सवाल के जवाब हमारे साथ बने हुए हैं लाइसेंस फॉर आज के नेशनल हेड आकाश बंसल साहब। तो चलिए आगे बढ़ें, कुछ और सवाल, उनके कुछ और जवाब। एक ईमेल ले लेते हैं। अजय गुप्ता साहब का गाजियाबाद से आया है। आदित्य वर्ल्ड सिटी NH24 में एक प्लॉट आपको खरीदना है। सेक्टर 2 में 194 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट देखा भी है, लेकिन गौर यमुना सिटी के प्लॉट भी आपको अच्छे लग रहे हैं। अब यही दुविधा है कि कहाँ निवेश करें। आकाश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, ये दोनों माइक्रो मार्केट या दोनों जोन्स की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी डिफरेंट नेचर है। आदित्य वर्ल्ड सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अपार्टमेंट्स भी हैं, पेंट हाउसेस भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, और ये काफ़ी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कमर्शियल मल्टीप्लेक्स आ रहे हैं, हाइपर मार्केट्स हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक आदित्य वर्ल्ड सिटी एक थोड़ा सा डेवलप्ड माना जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस। तो वहाँ पे अगर हम प्लॉट रेट्स की बात करते हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर मिल जाएगा। और अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं या गौर यमुना सिटी टाउनशिप, जो कि एक 250 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि वहाँ पे अभी हैबिटेशन थोड़ी कम है, और जैसे ग्रेटर नोएडा का एक बसने वाला एरिया है उससे थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। परंतु अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखते हैं तो गौर यमुना सिटी एक अच्छा ऑप्शन आपको निकल के आ सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर बसावट की बात करें तो तकरीबन 5 से 7 साल या 10 साल तक का होराइजन आप मान के चलें कि वहाँ पे बसावट आने में और आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस को एप्रिशिएट होने में लग जाएगा। आदित्य वर्ल्ड सिटी में आपको तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर हैबिटेशन अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपका टाइम होराइजन अच्छा खासा है, तकरीबन 7 से 10 साल का आप वेट कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको गौर यमुना सिटी टाउनशिप में निवेश करना चाहिए। और अगर आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म है, अगर आप 3 से 4 साल में या 5 साल के अंदर उसमें रहने के हिसाब से या उसमें एग्जिट मारने के हिसाब से देख सकते हैं, तो आई थिंक आदित्य वर्ल्ड सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, तो अजय गुप्ता साहब, ये हो गया आपके लिए ऑप्शन और लगे हाथों आप का प्रश्न है, इसलिए हम बात कर लेते हैं NCR की भी, चाहे उसमें गाजियाबाद हो या फिर यमुना सिटी के यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का इलाका हो। आकाश, क्या कहेंगे? क्योंकि लंबे समय से NCR को लेकर बातें हो रही थी, मार्केट की हालत अच्छी नहीं थी। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा बहुत मूवमेंट आप देख पा रहे हैं मार्केट में? देखिए, इम्प्रूवमेंट ना होने की वजह सिर्फ एक नहीं था कि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं थी, ऐसा बात नहीं है। मार्केट के अंदर अच्छी खासी डिमांड है। और अगर हम इन एरियाज़ की बात करते हैं, जैसे गाजियाबाद एरिया हो गया या यमुना एक्सप्रेसवे हो गया, नोएडा एक्सटेंशन हो गया, इन सब एरियाज़ के अंदर लार्जली एंड यूज़र डिमांड है और हमें अच्छी खासी खरीदारी इन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर देखने को मिली है। प्रॉब्लम रही है यहाँ पे बिल्डर्स की कि बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है, या जैसे ही उन्होंने प्रोमिसेस किए थे बायर्स के साथ में, उन प्रोमिसेस के ऊपर वो खरे नहीं उतरे हैं। तो इन वजह से थोड़ा सा बायर्स का मनोबल है जो वो टूट गया था, और इस वजह से वो काफ़ी स्लो आप देखते हैं परचेजेस वहाँ पे माइक्रो मार्केट्स के अंदर देखने को मिली हैं। परंतु अगर हम पिछले 6 से 8 महीने का डेटा देखें या पिछले 1 साल का डेटा देखें तो NCR के अंदर तकरीबन 8 से 10% का क्वार्टरली इंक्रीमेंटल सेल्स हमें देखने को मिली हैं, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट सुधरने की संभावना थोड़ी ज़्यादा लग रही है। राइट, तो आंकड़े बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हाँ, थोड़े इश्यूज अभी भी हैं, क्योंकि कई बड़े जो केसेस हैं, चाहे आपने वक्त पे कंप्लीट नहीं किया या लोगों के घर फंस गए, आम्रपाली का नाम ले लीजिए, आप JP का नाम ले लीजिए, यूनिटेक का नाम ले लीजिए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ा। और कुछ और भी बिल्डर्स जिनके नाम शायद उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को परेशानी हुई। इसी कारण जो NCR का मार्केट है वो थोड़ा ख़राब हुआ। लेकिन जैसा आकाश बता रहे हैं,
है वहाँ पर लोगों की डिमांड, अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं और वो आंकड़ों में नज़र भी आ रही है। उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए ये बेहतर हो सभी के लिए, खरीदारों के लिए और निवेशकों के लिए भी। तो चलिए, इस हफ्ते के लिए समय हो रहा है समाप्त। आकाश जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इस बार भी हमारे निवेदन पर वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और तमाम दर्शकों को, तमाम कॉलर्स को भी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला ये कार्यक्रम देखने के लिए और इसके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम यही निवेदन करेंगे कि pg@moneycontrol.com, जो आपको याद है, बस अपनी क्वेरी लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए और बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हम आपके रियल एस्टेट से जुड़े हर समस्या का, हर सवाल का समाधान आपके पास लेकर आएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आपसे ढेर सारे सवाल हमें मिलेंगे ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।